नमस्कार, स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि हम लोग अब 6G की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ये मैं नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तरीके की आशा जताई है। क्या है पूरी खबर? आज टॉपिक इन डेप्थ में हम इसी पर बातचीत करेंगे। मैं हूं दिलीप कुमार। आइए आज की खबर की शुरुआत करते हैं। कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक आयोजन के दौरान यह आशा जताई है, एक एक्सपेक्टेशन जताया है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में या फिर कहें कि 2030 तक हम आशान्वित इस तरीके से हो रहे हैं, इस प्रकार हो रहे हैं कि हम 6G जो सर्विस है उसको हम लॉन्च कर सकें भारत में। और इस लिहाज से उनका जो यह कथन है, उनका जो ये एक्सपेक्टेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं, महत्वपूर्ण पहलू हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले ये देखते हैं कि पूरी की पूरी जो खबर है, ये खबर क्या कुछ कहती है। जैसा कि मैंने बताया, पीएम साहब ने ये होप जताया है कि अबाउट लॉन्चिंग ऑफ 6G बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, यानी 2030 के अंत तक ये संभावना हो सकती है कि हम इस तरफ आगे बढ़ें। और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। आगे बातचीत करें कि 5G रोल जो अभी की स्थिति में देखी जा रही है, 5G का जो रोल है, इसकी जो भूमिका है वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में, वर्तमान टेलीकम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, यह बढ़ेगी हाल के समय में। और 5G की तरफ हमारा देश जो है एक तरीके से गियर अप कर रहा है। वर्तमान में 3G 4G मोबाइल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और वहीं अब 5G की तरफ हम गियर अप कर रहे हैं। इस बीच 6G के कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री का जो ये संबोधन है, ये जो एड्रेस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिला दूं कि प्रधानमंत्री महोदय ने ये बातें आखिर कब कहीं और किस कॉन्टेक्स्ट में कहीं। तो कल ट्राई TRAI ट्राई का कल 25वां स्थापना दिवस था। और ट्राई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसका पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे कि पूरे भारत में टेलीकम्युनिकेशन के रेगुलेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बॉडी के तौर पर यह जो इंस्टीट्यूशन है, यह काम करता है। और इसकी स्थापना 1997 में एक एक्ट के जरिए की गई थी। 1997 से 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2022 में, और इसी उपलक्ष्य में, इसी मौके पर प्रधानमंत्री महोदय का ये संबोधन आया है 6G के कॉन्टेक्स्ट में। आगे बातचीत करते हैं। उन्होंने जो कहा है कि 5G के रोल में बढ़ोतरी हो रही है, और यह हमारी अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे लगभग $450 बिलियन इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये बात कही है। लगभग कितने बिलियन डॉलर? तो $450 बिलियन की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है ना। बी फॉर बिलियन, आप ये समझिएगा। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आ रही हैं। आगे मैं बताऊं तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कहा जाए तो भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मोबाइल मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, यानी कि उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुकूल मोबाइल फ़ोन मुहैया करवाए जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही भारत में 5G टेस्ट बेड को भी डेवलप किया गया है स्वदेशी स्तर पर, इंडिजिनस स्तर पर। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि यह जो टेस्ट बेड है, 5G टेस्ट बेड है, इसको भी कल ही इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, इनॉग्रेटेड बाय पीएम। ठीक है ना, इसका भी इनॉग्रेशन कल ही किया गया है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात हो जाती है दोस्तों कि 5G टेस्ट बेड का मतलब क्या हुआ। आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरीके का प्रयोगशाला है, एक तरीके की ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें किसी भी प्रकार के 5G से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी टेस्टिंग और उनकी वैलिडिटी को चेक किया जाता है। अभी तक की स्थिति क्या होती थी, जो भी
इंडस्ट्रीज या फिर स्टार्टअप्स होते थे, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की वैलिडिटी या फिर उनकी टेस्टिंग करने के लिए विदेशों में भेजा जाता था। देन वो 5G नेटवर्क के हिसाब से उनका इंस्टॉलेशन किया जा सकता था। लेकिन जब यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी तो इस व्यवस्था के आधार पर भारत में ही इस तरीके से टेस्टिंग और वैलिडेशन का कार्य किया जा सकता है, और इस तरीके से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है 5G के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि इस टेस्ट बेड के कॉन्टेक्स्ट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो टोटल 8 इंस्टीट्यूशंस इसमें भूमिका निभा रहे हैं, इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। 8 इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और इन सभी 8 इंस्टीट्यूशंस को लीड कौन कर रहा है? वो लीड कर रहा है IIT मद्रास, लेड बाय IIT मद्रास, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के तौर पर इसे आप समझ सकते हैं, और इस हिसाब से एक तरीके से कहें तो सेल्फ रिलायंस के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आगे बातचीत करें, यदि हम वर्तमान में भारत के कॉन्टेक्स्ट में 3G और 4G के हिसाब से देखें तो इंडिया हैज़ 3G एंड 4G नेटवर्क्स राइट नाउ एंड वी आर गियरिंग अप टुवर्ड्स 5G टेक्नोलॉजी एज आई सेड अर्लियर। ओके, ठीक है ना। आगे देखते हैं, टेली डेंसिटी एंड इंटरनेट यूज़र के कॉन्टेक्स्ट में जो रेट है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, और यह हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर वन ऑफ द चीपेस्ट डाटा चार्जेस के हिसाब से यदि बात की जाए तो इससे भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है कि भारत में टेलीकम्युनिकेशन के उपयोग या फिर मोबाइल के उपयोग या फिर मोबाइल डाटा के उपयोग के कॉन्टेक्स्ट में बेहतर तरीके से कार्य किया जा रहा है। इसमें एक हिसाब से कहा जाए तो जो निचले स्तर के भी लोग हैं वो भी बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका उपयोग कर पा रहे हैं। पहले की स्थिति अब नहीं है कि किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, किसी के पास नहीं है। आज की स्थिति यदि हम देखें तो टेली डेंसिटी, जो यहाँ पर मैंने टर्म का यूज़ किया, टेली डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? टेली घनत्व, यानी कि एक पार्टिकुलर रीजन में बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि टेलीफोन या फिर मोबाइल फ़ोन या फिर मोबाइल डाटा, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ही व्यापक तौर पर कर रहे हैं, और इस हिसाब से ये एक क्या कहा जा सकता है कि पॉजिटिव सिग्नल ये शो कर रहा है। आगे बातचीत करें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी भारत में बढ़ोतरी हुई है। पहले कहा जाता था कि केवल 2 या उससे कुछ अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, लेकिन अब इनकी संख्या में बढ़ोतरी होकर करके लगभग 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर्तमान में भारत में काम कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से बढ़ोतरी की गई है। यदि हम बातचीत करें कि यदि भारत में जो 5G के कॉन्टेक्स्ट में वर्तमान में काम चल रहा है इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इम्पैक्ट कॉन्टेक्स्ट में पहली बात तो यही है कि इंडिया इज़ बिकमिंग सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भर हो रहा है टेली कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। मैंने आपको 5G टेस्ट बेड के हिसाब से बताया है कि 5G टेस्ट बेड को अब स्वदेशी स्तर पर, भारत के अपने स्तर पर भी इसका उपयोग किया जा रहा है, और इसके अलावा गवर्नेंस, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी 5G की भूमिका यहाँ पर दिख रही है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि इन सभी के माध्यम से हेल्थ, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, इन सभी क्षेत्रों में एक बड़ी भूमिका यहाँ पर 5G के माध्यम से देखी जा सकती है। इन सभी सेक्टर्स में 5G के उपयोग से हम और सुगम तरीके से और बेहतर तरीके से हम इन सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन ऑफ कनेक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पर एक बड़ी भूमिका 5G के माध्यम से देखी जा रही है। कहने का मतलब ये कि एक दूसरे से जो संपर्क है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में हम
और व्यापक तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोर स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर 5G का जो इम्पैक्ट है वो एक पॉजिटिव सिग्नल शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होता था कि यदि हम किसी से बातचीत करते थे तो कभी नेटवर्क मिलता था, कभी नेटवर्क नहीं मिलता था, कभी नेटवर्क में कंजेशन आता था। तो इसमें अब धीरे-धीरे करके रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। ऐसे जो भी हर्डल्स हैं, इन सभी हर्डल्स को अब धीरे-धीरे करके समाप्त किया जा रहा है और ये तभी हो रहा है जब हम धीरे-धीरे 3G, 4G और अब हम 5G जनरेशन में 5G को हम अपनाने की बात कर रहे हैं और अब जबकि 6G के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत चल रही है, तो ये निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में ये सारी गतिविधियाँ और बेहतर तरीके से संचालित हो सकेंगी, ऑपरेट हो सकेंगी। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G के कॉन्टेक्स्ट में तो बातचीत चल ही रही है। इसके अलावा 6G के कॉन्टेक्स्ट में अभी हमने चर्चा की ही है। इसके अलावा 7G, 8G से संदर्भित भी कई बार चर्चा होती रहती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट ये है कि 7G और 8G जैसे मोबाइल जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में अभी कोई भी ऐसा देश नहीं है जिन्होंने ऐसे जनरेशन से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन को अपनाया हो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि नॉर्वे है, जापान है, साउथ कोरिया है, इन सभी देशों में 7G और 8G के हिसाब से एक तरीके से बहुत ही व्यापक, बहुत ही तेज़ इंटरनेट स्पीड वहाँ पर मुहैया करवाया जा रहा है और इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि ये देश 7G और 8G जैसे नेटवर्क को अपना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो जनरेशन के हिसाब से बात किया जाए कि 7G या 8G को अपना लिया गया है, ऐसा एकदम नहीं है, बल्कि इंटरनेट स्पीड में निश्चित तौर पर तेज़ी आई है उन देशों में, है ना? तो यहाँ पर ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम जब बातचीत करते हैं कि ये जो जी हर अंक के आगे, हर डिजिट के आगे जो ये जी लग रहा है, इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? तो व्हाट डज़ मीन बाय जी इन मोबाइल सेक्टर? इट सिंपली मीन्स इट स्टैंड्स फॉर जनरेशन, है ना? जनरेशन में जैसे-जैसे सुधार हो रहा है, वैसे-वैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1G था, फिर 2G आया, फिर 2G के बाद 3G आया, 3G में और बेहतर सुविधाएँ मिली और अच्छी सुविधाएँ मिली। इसके बाद 4G आया, उसमें उससे भी कहीं अधिक सुविधाएँ मिली, है ना? उसके बाद 5G आया, 5G की बात चल रही है, अब 6G की बात चल रही है। तो इस तरीके से G क्या डिनोट कर रहा है? तो ये जनरेशन को संकेतित कर रहा है और इसके माध्यम से ये जो मैंने आपको कहा भी कि ईच नेक्स्ट जनरेशन इंडिकेट्स हायर स्पीड, स्मार्ट फंक्शनिंग, ईजी सर्विस, है ना? ये जो हर एक अगला जो जनरेशन है वो इन सभी विशेषताओं को लिए हुए है। कौन-कौन सी विशेषताएँ? हायर स्पीड, स्मार्ट फंक्शनिंग, ईजी सर्विस। कहने का मतलब ये कि पहले हम किसी से बातचीत करते थे तो बातचीत करने में भी रुकावटें पैदा होती थीं। केवल टेलीफ़ोन से, केवल मोबाइल फ़ोन से ही बातचीत करने में रुकावटें पैदा होती थीं। आज से यदि 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की यदि बातचीत की जाए, यदि आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर ब्रदर्स, सिस्टर्स या फिर आप खुद भी यदि उस दौर से गुज़र रहे होंगे उस दौरान, तो आपने ये महसूस किया होगा कि उस समय मोबाइल फ़ोन से या फिर मोबाइल नेटवर्क बहुत ही कंजेशन के दौर से गुज़रता था और बहुत दिक्कतें आती थीं। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है, अब वॉइस कॉल, वीडियो कॉल जैसी सुविधाएँ आपको मिलने लगी हैं। तो ये सब जो एक बड़ा अंतराल आया है तब से लेकर अब तक में, वो अंतराल इसी जी से जुड़ा हुआ है, इसी जनरेशन से जुड़ा हुआ है और इस लिहाज से वर्तमान में और आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हम देख रहे हैं और उससे हम रूबरू हो रहे हैं और उसको हम अपना भी रहे हैं। यदि हम यहाँ पर 1G, 2G, 3G, 4G, 5G इन सभी से संदर्भित जो महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो 1G जो था वो लगभग 2 kbps की स्पीड देता था, लगभग 2 kbps या फिर 2.4 kbps की स्पीड देता था। 2G में ये 64 kbps की स्पीड या फिर इसकी जो बैंडविड्थ होती थी 64 kbps की होती थी। वहीं 3G में जो स्पीड हुई वो 1 Mbps से 2 Mbps तक
स्पीड हुई और 4G में स्पीड और बढ़ा, ये 100 Mbps से 1 Gbps तक की स्पीड को ये कैरी करता है। और वहीं 5G की यदि हम बात करें तो ये 1 Gbps से भी ज़्यादा स्पीड को ये कैरी करता है, मोर देन 1 Gbps, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोर देन। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो बैंडविड्थ है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें धीरे धीरे हर जनरेशन में, हर नेक्स्ट जनरेशन में एक बड़ा अंतर आता रहा है। यहाँ पर जब हम 4G की बात करें तो 4G को अभी बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में LTE या फिर VoLTE जैसे टर्म्स देखते होंगे, जैसे कुछ सिंबल्स देखते होंगे, तो वो सभी जो है 4G से ही संबंधित हैं। LTE का मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टाइम LTE का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और VoLTE का मतलब क्या हुआ, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और ये दोनों जो है यहाँ पर 4G के स्तर पर अपनाए जा रहे हैं। तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं, ये सारी स्थितियाँ यही दर्शा रही हैं कि हम आने वाले समय में और बेहतर तरीके से टेलीकम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में या टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था या फिर कहें तो हर स्तर पर हम बेहतर विकास कर सकते हैं। केवल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो स्थितियां हैं, ये जो गतिविधियां हैं, ये एक पॉजिटिव सिग्नल को दर्शाती हैं। साथ ही इस माध्यम से जो महत्वपूर्ण एक परिवर्तन आया है वो ये हुआ है कि रिडक्शन इन लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क रिस्पॉन्स नहीं करता था, अब वो स्थिति नहीं रह रही है। नेटवर्क के माध्यम से अब त्वरित रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स की स्थिति अब देखी जा रही है। और ये सभी जो विशेषताएं हैं, ये हमारे जी के कॉन्टेक्स्ट में या फिर कहें कि जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो परिवर्तन आया है, निरंतर जो परिवर्तन आता रहा है, इसी से ये सारी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। तो आज की चर्चा में हमने इस सभी पहलुओं पर बेहतर तरीके से बातचीत की है। आपको ये आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इन दिस प्रोग्राम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।